गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज कितनी आवाज ठीक नहीं। आवाज आ रही है ठीक? लास्ट में आपने क्या लिखा था? अब आवाज आवाज ठीक नहीं है, आवाज गूंज रही है। लास्ट में आपने क्या लिखा था? हाँ, अगला हेडिंग लिख लीजिए। चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। हेडिंग है चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो आप देखो, चाइना और पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान के बीच के संबंध शुरू से ही बड़े मित्रतापूर्ण रहे हैं। मतलब शुरू का मतलब है 1963 के बाद से। यानी अगर हम दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स की बात करें तो पहले पाकिस्तान का संबंध अमेरिका के साथ था। अमेरिका का बहुत प्रमुख दोस्त था पाकिस्तान, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने, अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर होता चला गया क्योंकि कोल्ड वार का दौर नहीं रहा। तो कोल्ड वार के समय 90 के पहले पाकिस्तान अमेरिका के बीच खूब अच्छे संबंध थे। अफगानिस्तान का मामला था, सोवियत संघ को कंट्रोल करना था, और अमेरिका के सारे वेपन्स लिए पाकिस्तान ने। लेकिन बाद में 90 के बाद जैसे कोल्ड वार खत्म हुआ, अफगानिस्तान का महत्व खत्म हो गया। अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान का उतना महत्व नहीं रहा। ये बात ध्यान में रखने की है कि अमेरिका पूरी दुनिया की महाशक्ति है। आवाज, अगर अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है तो अमेरिका के लिए दुनिया के हर देश का महत्व होता है। वैसा नहीं कि पाकिस्तान का संबंध उसके साथ खत्म हो गया, पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। तो अब आप देखेंगे, और संयोग की बात है कि भारत अमेरिका संबंध अच्छे होते चले गए। तो दो पक्षीय संबंधों में रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बार बार आती है। अब ये लॉजिकल है कि जहां भारत का संबंध होगा वहां पाकिस्तान का नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे भारत अमेरिका संबंध बढ़ते चले गए, पाकिस्तान का संबंध चीन के साथ होता चला गया। और पाकिस्तान चीन के बारे में कहा जाता है कि चीन के बारे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति से पूछा गया कि आपके संबंध चीन के साथ कैसे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा, हायर देन माउंटेन, स्वीटर देन हनी, डीपर देन सी। तो शायद इससे इससे अच्छी उपमा दोस्ती कुछ दी नहीं जा सकती। यानी हिमालय से ऊंचा, शहद से मीठा, और समुंदर से गहरा। कई बार इस मैसेज का प्रयोग आप अपने दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत इंटरेस्ट पे आधारित है। चाइना पाकिस्तान स्वाभाविक रूप में, साझी रूप में भारत के खिलाफ है। और कहा भी जाता है चाइना आगे चल के पूरी दुनिया कंट्रोल करना चाहता है। तो चाइना भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और चाइना के दोस्त होने के बड़े कारण हैं। आप याद रखिए, चाइना को दक्षिण एशिया से लेकर दुनिया के तमाम देश इसलिए मानते हैं कि चाइना के पास मल्टीपल ऑप्शन है। याद रखिए, आप पावरफुल व्यक्ति तब होंगे जब आप अनेक क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके पास केवल पैसा है तो केवल आप पैसे से सारे काम नहीं होते। पैसा भी होना चाहिए, लठ भी होना चाहिए, और बड़े बड़े मंत्रालयों में जान पहचान भी होनी चाहिए। तब आप देखिए आपके दोस्त कितने बनते हैं। अब पता चला दोस्ती क्या है, केवल आप किसी को नोट्स दे सकते हैं, दोस्ती क्या बनेगी फिर? नोट्स की आवश्यकता हमें से थोड़ी पड़ेगी।
तो चाइना के पास मल्टीपल ऑप्शन है, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है। चाइना सारे देशों को बार बार बचाता रहता है, श्रीलंका को सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य है नंबर 1। दूसरी बात, चाइना दुनिया में पावरफुल देश है आर्थिक रूप में, तो समझ लीजिए आर्थिक रूप में कोई भी चीन से पैसा मांगता है तो चीन सीधे बोलता है कितना चाहिए। हम बहुत प्रयास करके दे पाते हैं 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, इससे ज़्यादा नहीं इससे ज़्यादा भारत नहीं दे पाता पैसा ही नहीं, कहाँ से दे पाए। तो आप बताइए, अगर आप भी किसी देश के, चीन के साथ आप भी किसी ऐसी कंडीशन में हैं जो आपको ज़्यादा पैसा देगा, उससे आपकी दोस्ती होगी जो कम पैसा देगा। हम गए बांग्लादेश में, $1 बिलियन दिया, फिर $2 बिलियन दिया। चाइना एक ही बारे में उसने $20 बिलियन दे दिया। आपको मैं दिला दें, चाइना के इन्वेस्टमेंट सीपैक में है लगभग $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। 60 बिलियन, मिलियन नहीं है, 60 बिलियन बहुत होता है। और अब ये मान लीजिए कि चाइना का ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना आए तो पाकिस्तान तो वैसे मर जाता। सितंबर 2001 के बाद पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ता चला गया। तो आज की डेट में पाकिस्तान में ट्रेड के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। इसलिए आप देखेंगे समाज में शांति होना विकास की गारंटी है। जो समाज आपस में लड़ पड़ेगा तो विकास के मार्ग में आगे नहीं जा पाएगा। वो दुनिया कोई एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो पाकिस्तान में उधर चाहे अमेरिका के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बाकी दुनिया के आए नहीं, चाइना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में। लेकिन अब वही इन्वेस्टमेंट चाइना के भी गले की हड्डी है, पाकिस्तान के गले की हड्डी है। लेकिन अब सवाल है, चाइना अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में मदद करता है, चाइना पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा वेपन्स देता है। चाइना जहां जाएगा पाकिस्तान को अपने साथ ले जाएगा। चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया कि उसे एनएसजी में मेंबरशिप दे दी जाए। एनएसजी मतलब परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। चाइना जहां भी जाता है पाकिस्तान को साथ ले जाता है। इसलिए चाइना G20 में गया, पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे भी आने कोई गुंजाइश है क्या? चीन ने कहा यार देखो यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, तुम आ नहीं सकते यहाँ पे। पाकिस्तान ने कोई बात नहीं भाई, प्रयास करते रहना, जैसे होगा हम आ जाएंगे। पाकिस्तान अभी भी कहता है चीन बस एक जगह मुझे पहुंचवा दो। चाइना कहता है कहाँ पहुंचना है? बस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप में। चीन कहता है यार तुम्हारी आकांक्षाएं थोड़ा ज्यादा होती हैं। पाकिस्तान कहता है कैसी करते बात करते हो भाई, जब भारत जा सकता तो हम नहीं जा सकते। इसलिए चाइना का खास दोस्त है पाकिस्तान। ये दोस्ती इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्ती हितों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के हित बड़े जबरदस्त तरीके से आते हैं। तो आप कहेंगे चाइना पाकिस्तान के संबंध में भारत का क्या जाता है? भाई मोहल्ले में दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो हमें जलन क्यों हो रही है? अजीब सी बात नहीं है? अब मोहल्ले में दो लोग मिल रहे हैं भाई, उसमें हमारा क्या मतलब है यार? अब आपको ये बात सुनने में अजीब सी लगेगी, चाइना पाकिस्तान अगर दोस्त हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप याद रखिए सवाल यह है अगर ये दोस्त हैं, केवल एक होता है, देखिए एक होता है दोस्ती, एक होता है एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक होता है फ्रेंडशिप, दूसरा होता है गुड कह लीजिए, एक्सिस का गुड कह लीजिए। एक्सिस हमेशा दूसरे के खिलाफ होती है, दोस्ती हमेशा अपने लिए होती है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोनों के झगड़े भारत के साथ है। दोनों भारत की सीमा पर दावा करते हैं। किस पे दावा करते हैं? बाकी पर दावा करें तो हम थोड़ा कंप्रोमाइज कर भी लेंगे, लेकिन जो सीमा पर दावा करेगा उसके साथ तो समस्या आएगी। और एक खास बात है, दोनों हमारी सीमा को छीनने के लिए दोनों आपस में साथ साथ हो जाते हैं। अब आप दोस्ती के एग्जाम्पल देखिए। सवाल यह है चाइना के साथ पाकिस्तान का कोई संबंध हो। अब चाइना पाकिस्तान साथ सड़क बना रहा है, चाइना ने कहा भाई पाकिस्तान
हम तुमको बिल्कुल दंदना कर आगे बढ़ा देंगे। पाकिस्तान ने कहा भाई यही हमें उम्मीद है, आओ चलो हाथ पकड़ो। इनने खींचना शुरू किया और खींचने में फिर हाईवे बना। चाइना जो हाईवे बना रहा है वो जा रहा है पीओके से, तो सवाल है हाईवे कहीं और से नहीं आ सकता था क्या? लेकिन पीओके से ही जा रहा है। अब पीओके किसका भाग है? आधिकारिक तौर पर भारत कहता है पीओके हमारा भाग है, यानी हमारे और पाकिस्तान के डिस्प्यूट में कौन आ रहा है? इसका मतलब हमारे पाकिस्तान के डिस्प्यूट में आ रहा है या पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है? सीधी सी बात है ये। तो दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त। इसलिए स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान चाइना हमारे खिलाफ आ जाते हैं। दोस्ती के एग्जाम्पल आपको बता दें, चाइना का तमाम इन्वेस्टमेंट पीओके में आ रहा है। बस एक एग्जाम्पल दोस्ती की बात बता दें आपको, पाकिस्तान गया जापान से पैसा मांगने, जापान भी एडीबी का नेता है, वह जिसके पास बैंक होगा उसी से उधार लेने जाएंगे। तो जापान भी बैंक का नेता है, अमेरिका बैंक का नेता है। तो जैसे ही पाकिस्तान जापान के पास गया, उसने कहा भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी से कुछ पैसा दिलवा दो। जापान ने कहा अच्छा ये बताओ कहाँ प्लान है, इन्वेस्टमेंट का प्लान कहाँ है? उसने कहा पीओके में। जापान ने कहा फूट लो यहाँ से, तुरंत यहाँ से पतली गली लो यहाँ से। पाकिस्तान ने कहा अरे भाई इतना नाराज क्यों होते हो? अरे पैसा न देना हो तो मत दो, बेइज्जती क्यों कर रहे हो? जापान ने कहा पता नहीं, वो हमारे दोस्त का एरिया है, उसमें खुराफात करने आए हो। ये फर्क है, ये फर्क है दोस्ती और दुश्मनी के बीच में। ये सी पैक है या दो दुश्मनों की यारी है? ये सी पैक है या भारत के गले की फांस है? ये सी पैक है या भारत को घेरने का प्रयास है? इसलिए अब सी पैक आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? सी पैक की लंबाई कितनी है, क्या क्या वहां बन रहे हैं, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो कहां कहां से होके जाएगा? आप न, इसलिए देखिए हर विषय के अप्रोच अलग अलग होते हैं। न तो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट यहाँ पे हैं और न ही सिविल इंजीनियर हैं। इसे सड़क की लंबाई चौड़ाई गहराई नापने की आवश्यकता नहीं है, और न एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा पॉलिटिक्स में उसका सामरिक महत्व क्या है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसी बात को ध्यान में रखा जाता है। तो हर विषय के अपने अपने देखने के तरीके अलग होते हैं। अब ज्योग्राफी वाला देखेगा तो हो सकता है सी पैक को अलग तरीके से देखे, किस पहाड़ के ऊपर से जा रहा है, ये शेडो एरिया है या बरसात वाला एरिया है, मिट्टी कैसी है, कठोर मिट्टी है, चिपचिपी, पर्वत नया है या पुराना है। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है कहीं हथियार ले जाने का रास्ता तो प्रयोग नहीं हो रहा है, कहीं ऊपर चल के तमंचा तो नहीं छुपा रहे हैं। हमारा पर्पज अलग होता है। इसलिए पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हमेशा सावधान रहता है। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? चीन पाकिस्तान लिख लीजिए, हेडिंग है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। चीन, चीन के द्वारा, चीन के द्वारा पाकिस्तान का प्रयोग चीन के द्वारा पाकिस्तान का प्रयोग चीन के द्वारा पाकिस्तान का प्रयोग भारत को चीन के द्वारा पाकिस्तान का प्रयोग भारत को दक्षिण एशिया तक भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित करने के लिए किया जाता है।
भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध। टाइपिंग टाइपिंग बुला लो, बाहर से बुला लो किसी को। नहीं, सर्च नहीं कर पाओगे, हम मुझे ही सर्च करना पड़ेगा। आप किसी को बाहर से बुला लो। देखो, हमेशा जीवन में सीखने के थे, जो अपन ना आए तुरंत दूसरी की मदद लेनी चाहिए। अभी नहीं, उसी में खटपुट 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 कर रहे तो आपका भी टाइम जा रहा है, मेरा भी टाइम जा रहा है। अब अरे, कीपैड कीपैड में कह रहा हूं मेरे बच्चे। लिख लो, लिख ना। आप मेरी बात मानते हो, ना ये मेरी बात मान रहे हैं। न घर में मेरी बात मानी जाती है। मैं क्या करूं। तब तक लिखते रहो। क्या लिखा आपने? भारत चीन संबंध। अगला पॉइंट। पहला पॉइंट हुआ है ना? रिपीट कर दीजिए, बोल दीजिए क्या हुआ। दक्षिण एशिया तक सीमित करने के लिए किया जाता है, हो गया ना? अगला पॉइंट लिखिए, फिर कंप्लीट है ना? अरे, चीन के द्वारा पाकिस्तान का प्रयोग भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित करने के लिए किया जाता है, ये लिख लिया आपने? आगे लिखिए। वही बात है, आगे। अगला। चीन पाकिस्तान। अगला पॉइंट। चीन पाकिस्तान के बीच की गहरी दोस्ती। दोस्ती नहीं, कैसी दोस्ती है? चीन और पाकिस्तान के बीच की गहरी दोस्ती निम्नलिखित आधारों पर केंद्रित है। निम्नलिखित आधारों पर केंद्रित है। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी चीन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी चीन है। दूसरा पॉइंट, चीन के सैन्य सामग्री का चीन के सैन्य सामग्री का पाकिस्तान सर्वाधिक आयात करता है। चीन की सैन्य सामग्री का पाकिस्तान सर्वाधिक आयात करता है। चीन चीन फिलहाल
पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक भी है। चीन फिलहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक भी है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से सी पैक, सिक्स पैक नहीं, सी पैक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन के द्वारा पाकिस्तान में लगभग $60 बिलियन निवेश की योजना है। 60। सी पैक के माध्यम से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन के द्वारा पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से, कंसंट्रेशन बढ़ाओ मेरे बच्चों, गड़बड़ हो रहा है, एक सेंटेंस इतना जल्दी आपको भूल जाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन पाकिस्तान में $60 बिलियन निवेश कर रहा है। $60 बिलियन निवेश कर रहा है। $60 बिलियन निवेश कर रहा है। और आपको ये भी याद दिला दें, देखिए आतंकवाद से लेकर हर मुद्दे पर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। और देखिए चाइना डिप्लोमेटिकली कितनी बेहतर कंडीशन में है। पूरी दुनिया में आतंकवादी हमला हुआ है, चाइना बिल्कुल नहीं हुआ। एक एग्जांपल आपको बता दें, चाइना के 2 प्रांत हैं, तिब्बत और सिंकियांग। चाइना में एक बहुत अच्छी बात यह है, 90% हान मूल की चीनी है। चाइना हमारी बराबर जनसंख्या वाला देश है, थोड़ा सा हमसे कम है क्योंकि हम किसी मामले में टॉपर होना चाहते थे, तो हमने जनसंख्या आगे बढ़ा ली। तो आप याद रखिएगा, चीन में नृजातीय एकता का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 90% पॉपुलेशन में वहां पे हान मूल की चीनी है। भारत में विविधता बहुत ज्यादा है। चीन के 2 ही प्रांत हैं जहां पे नृजातीय लोग हान मूल के चीनी नहीं है। तिब्बत, वहां समस्या है। सिंकियांग, वहां समस्या है। और आप जानते हैं सिंकियांग में मुस्लिम समुदाय के लोग बहुमत में, यूगर मुस्लिम्स। तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग बहुमत में हैं। अब देखिए चाइना की पॉलिसी तो बिल्कुल अलग किस्म की होती है। देखिए चाइना समाजवादी है और चाइना धर्म को सार्वजनिक जीवन में मनाने की कोई अनुमति नहीं देता। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है घर के अंदर आप करिए, कोई भी धार्मिक समुदायों से कोई मतलब नहीं है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पे नहीं हो सकता, सार्वजनिक स्थान पे नहीं हो सकता। धार्मिक कार्यक्रम है घर में आप धर्म करिए, या कोई पूजा स्थान है वहां आप जाकर कर लीजिए, वो पब्लिकली नहीं दिखना चाहिए। और आप जानते हैं चाइना ने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, अब मान ली किसी भाई परंपरागत समाजों में, अब मान ली किसी की मान्यता है भाई धर्म के हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण ठीक नहीं कोई मान रहा है, तो अगर चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली तो यूगर मुस्लिम से उसका विरोध किया। जबकि ये भारत के लिए बड़ा संदेश है। एक बात याद रखिए बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण का धर्म से कोई संबंध, जनसंख्या का धर्म के साथ संबंध न के बराबर है। जनसंख्या का मूल मतलब है थोड़ा सा सामाजिक शैक्षिक स्थिति से होता है। जो भी आदमी पढ़ा लिखा होता है वो क्रिकेट टीम पैदा नहीं करेगा, याद रखना। अरे सिंपल सी बात है, इसका पढ़ने लिखने के साथ संबंध है, शैक्षिक स्तर के साथ संबंध है। आज तक मैंने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी भी, जितने भाई बहुत लंबा दायरा हो गया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, हर धर्म के हर समुदाय के लोग होते हैं, तो वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी धर्म का हो उसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं यार, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, याद रखना, अंडरलाइन बात है ये।
यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना अलग बात है। आप आपके भी गांव वगैरह में जो देखो वही एमएससी और एमए है, और वो जो एमएससी मैथमेटिक्स से है वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। पता नहीं किस बात की एमएससी है वो। तो मतलब ऐसे ही डिग्री लोग ले लेते हैं, तो उसके बहुत। और दूसरी बात, इकोनॉमिकली जनसंख्या कंट्रोल करना बेहतर नीति नहीं है। चाइना, दूसरी बात ये सीखी जा सकती है, चाइना ने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, अभी चाइना की अर्थव्यवस्था खतरे में जा रही है। चाइना बड़ा परेशान है। अभी कुछ दिनों पहले छात्रों ने एक बड़ी रैली निकाली, साइकिल रैली। कोविड के दौरान पहली बार इतिहास में 90 के बाद चाइना में फिर विरोध शुरू हुआ, लोग सड़क पर आ गए। चाइना में जिंदाबाद मुर्दाबाद ये घटनाएं दिखती नहीं। दिखी थी 1990 में तियानवे स्क्वायर के समय, उसके बाद देखिए कोविड में 2020 में, और अभी फिर छात्र सड़क सड़क पे बाइक लेके, साइकिल लेके बड़ी संख्या में जा रहे थे। विरोध तो नहीं किया, लेकिन ये पब्लिक जमावड़ा वहाँ की पॉलिटिक्स में अनदेखा जैसा है। हमारे यहाँ तो रोज ही कोई सड़क जाम कर लेगा, कोई चक्का जाम कर लेगा, कोई, ये तो हम फ्रिक्वेंट हम तो आते जाते हैं रोज ही वे सड़क जाम क्यों है? बस मार्शल सड़क बैठे हुए हैं लोग। हमारा समय तो 4 घंटे रोज जाम के चक्कर में जाता है। क्यों सड़क जाम है? किसान बैठे हुए हैं, कोई ना कोई बैठा रहता है उस पर जहां नहीं बैठना चाहिए। चाइना ने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, यूगर मुस्लिम्स का बड़ा विरोध किया। अब जब यूगर मुस्लिम्स उसका विरोध किया, और पाकिस्तान, याद रखिए चाइना के दमन के तरीके भी वो एक ही जैसे होते हैं। वहां धर्म और तो चलता ही नहीं, ऐसा पीटता है। दलाई लामा भागे भागे फिर रहे हैं, पूरी दुनिया दलाई लामा को भगवान मानती है। चाइना कहता है लामा आ जाओ एक बार बातचीत कर लेते हैं, मसला क्या है, बातचीत कर लो। दलाई लामा भी चीन नहीं जानते, वो जानते हैं कि एक बार चीन ने पकड़ लिया, दुनिया में कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती उसको। इसलिए जब यूगर मुस्लिम्स हल्ला मचाते हैं तब पाकिस्तान की आवाज बंद हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। भाई पाकिस्तान में पूरी दुनिया अपने आप इस्लाम को नेता कहता है, और यह इस्लाम पॉलिटिक्स ज्यादा है, धर्म से मतलब नहीं है। अरे अगर पाकिस्तान इस्लाम का नेता है, पाकिस्तान ध्यान रखने की बात है, इस्लाम का नेता है, इस्लाम का नेता है इसका मतलब दुनिया में इस्लाम मानने वाले 57 देश हैं, तो 57 देश का नेता पाकिस्तान हो जाएगा। जब पाकिस्तान कहता है भाई मैं इस्लाम का नेता, मैं सऊदी अरबिया कहता है चिंटू यहाँ हो, सऊदी अरबिया कहता है एटीएम हमारे पास, मक्का हमारे पास, मदीना हमारे पास। यार तुम कब से इस्लाम के नेता बन गए? बेकार की बात मत किया करो। पाकिस्तान ने कहा लेकिन भाई परमाणु बम तो हमारे ही पास है। आप इस बात को सुन के दंग रह जाएंगे। जब 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने कहा ये इस्लामी बम है। मैं कहा इस्लामी बम है? ये सब पॉलिटिक्स है। और आपको मैं इतनी बात बता दूं, और अरे ओ माय गॉड, क्या मैं कितनी कहानी बताऊं, कम ही रहती है। 1969 में जो एक संगठन बना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC, उसका संगठन करने वाला मुल्क पाकिस्तान ही है। लेकिन आप याद रखिए धर्म के आधार पर जोड़ना ये सब पॉलिटिक्स का विषय है। और अब दुनिया में अगर ऐसे धर्म के आधार पर लोग जुड़ जाते 57 देश न बनते। ईरान इराक के बीच झगड़ा कभी नहीं होता, सऊदी अरेबिया यमन के बीच नहीं होता, और कभी भी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच नहीं होता। सब तो इस्लामी राज्य ही है, आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका मतलब लड़ाई का मूल कारण पॉलिटिक्स है। और पाकिस्तान, अभी आप पाकिस्तान में देख ही रहे, इसे जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स क्या है, पहले जाति के आधार पर बांटा, फिर धर्म के आधार पर बांटा, यही तो पॉलिटिक्स चल रही है। अब इसी आधार पे सब बांटेंगे, लड़ने का कोई आधार नहीं होता। धर्म जाति तो बहाने हैं। तो अब देखिए पाकिस्तान तो एक ही धर्मावलंबी है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो आज जो हमारे यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, अरे भाई कल हिंदू रहेंगे तो जाति में ही आपस में लड़ेंगे, लड़ने का बहाना। अब तमिलनाडु के लोग भाषा को लेकर लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग कुकी नागा को लेकर लड़ रहे हैं। यानी आप याद रखिए लड़ने का मूल कारण क्या है? आर्थिक हित या पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मतलब कहीं आर्थिक होता है, कहीं पॉलिटिकल होता है, यही लड़ाई के मूल कारण है। धर्म तो लड़ाई कारण ही नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान जिस तरीके से बात करता है, तो भाई पाकिस्तान अगर इस्लामी दुनिया का नेता है तो उसको तो वहां बोलना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको बता दें, फिर दूसरा एग्जाम्पल, कुर्द, इराक, ईरान, टर्की,
ईरान, इराक, टर्की की तीनों भागों में जनसंख्या कुर्दों की तीनों में लगती है। और टर्की ऐसा बम मारता है इनको, पूछिए मत। टर्की भी कहता है भाई हम भी इस्लामी देश है। ये जब टर्की एक ऐसा देश था, कमाल पाशा ने क्या देश बनाया था, सेकुलर। कमाल पाशा ने ऐसा, पहली बार कमाल पाशा ने इस्लामी देशों में कैसा आधार रखा था, सेकुलर स्टेट का। टर्की का मॉडल सेकुलर समाजवादी। अभी तो एर्डोगन के बाद चीजें चेंज हुई हैं, दुनिया में हर जगह धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा है। तो आज टर्की भी, उस वही टर्की जब कुर्दों को मारता है, तो सवाल है कि इस्लामी लोग इस्लामी को तो मार रहे। कुर्द का मतलब लैंग्वेज का आधार पर कर हमारा अलग राज्य होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में ऐसा धर्म की पॉलिटिक्स की जो आज पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा है। जबकि मानवीय जीवन के प्रबंध के तरीके क्या होने चाहिए, आधुनिक, तार्किक। धर्म जाति के आधार पर समाज बांटेंगे तो फिर ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, उससे आम लोगों को फायदा बिल्कुल नहीं होता। सत्ता में बैठे लोग इस फायदा लेते हैं, आम लोग तो बस उनके शिकार बन जाते हैं। अगले हेड क्या लिखे आपने, क्या 7? हाँ, अगले पैराग्राफ से लिखिए। अब मान लीजिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात सीधे आ जाए। इसका मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला नहीं है, मामला चाइना पाकिस्तान के संबंध का है। और भी एग्जाम्पल आपको बता दें, पाकिस्तान ने अगर परमाणु हथियार का विकास किया है, असिस्टेंट चाइना की है। चाइना बाकायदा MTCR के हिसाब से चाइना को पाकिस्तान को मिसाइल नहीं देना चाहिए। NSG का मेंबर है। NSG कोई मेंबर किसी देश को परमाणु सामग्री नहीं दे सकता अगर NPT पे साइन न किया हो। चाइना सब कुछ देता है पाकिस्तान को। अभी आज की डेट में नॉर्थ कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध अगर नॉर्थ कोरिया पे न लगा होता तो नॉर्थ कोरिया और आक्रामक होता। इसके बावजूद चाइना तो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट कर ही रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय हित। फिर आप देख लीजिए, हर जगह एक ही मुद्दा आता है। अगर चाइना न सहायता करता तो पाकिस्तान इतनी बड़ी मिसाइल, इतने बड़े परमाणु बम कहां से बना देता। तो चाइना तो हर मामले में पाकिस्तान के सपोर्ट में है। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, आने वाली दुनिया में अलग अलग किस्म के परमाणु आएंगे। चाइना के लिए डिफिकल्टी है, उसके दो पड़ोसी, नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम आ गया, पाकिस्तान के पास परमाणु बम आ गया। और आप जानते हैं दुनिया में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के नाम होते हैं। दुनिया में अगर आप आएंगे, अलग अलग राज्य कैसे हैं, फेल्ड स्टेट। यानी कुछ राज्यों को कहा जाता है ये असफल हो गए। कुछ राज्यों को कहा जाता है ये बीमार राज्य हैं। याद रखिए, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार ये सब एडजेक्टिव यूज होते हैं। जैसे कहते उत्तरदायी राज्य, रिस्पॉन्सिबल स्टेट में शब्दावली का बड़ा महत्व होता है। जब हम ये कहते हैं उत्तरदायी राज्य, इसका मतलब है कोई लोकतांत्रिक राज्य है जिसको दुनिया की मान्यता है। अब सवाल यह है, बात को ऐसे देखिए, एक मोहल्ले में कोई आदमी किसी समाज की मान्यता परंपरा को न माने, उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई कई बार गांव के लोग हुक्का पानी बंद कर देते हैं। अगर ऐसे ही पूरी दुनिया गांव मान लिया जाए, तो किसकी हुक्का पानी बंद है, उत्तर कोरिया। पाकिस्तान के हुक्का पानी लगभग बंद ही तो है। FATF ने बाकायदा पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगा रखा है। FATF ने अभी थोड़ा प्रतिबंध ढीला कर दिया है, बस इतना ही फर्क है। यानी असफल राज्य का फील्ड स्टेट का मतलब है ऐसा राज्य जो अपनी सुरक्षा, जो अपने भूभाग की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जो निर्याती संघर्ष का शिकार है,
जहां गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, जहां गृह युद्ध जैसी परिस्थिति है, वो फेल्ड स्टेट है। क्योंकि याद रखिए, राज्य का सबसे बड़ा काम क्या है? सुरक्षा बनाए रखना। जिस राज्य के पास सुरक्षा नहीं, जिस राज्य के पास संप्रभुता नहीं, वो राज्य कैसा? बेकार राज्य है। इसलिए दुनिया में तमाम स्टेट फेल्ड हो रहे हैं। और आपको लगता नहीं है पाकिस्तान में उधर, अब सोचिए, इमरान खान को छुड़ाने के लिए भीड़ दौड़ रही है। इमरान खान जेल से छूटेंगे नहीं छूटेंगे, न्यायालय तय करेगा, भीड़ तय करेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यायालय ने, भाई ये कानून से अगर ऐसे आप हर जगह भीड़ तय करेगी कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो पार्लियामेंट कानून बनाए, हम यहां से चले रैली करके और पार्लियामेंट पे हमला कर दें, क्या हम कानून बनाएंगे? देश रहेगा? पुलिस पे कोई हमला कर देगा, कल कोई किसी प्रशासन पर हमला कर देगा। ये बात ठीक नहीं है। ये क्या है? असफल स्टेट है। और रोग स्टेट क्या है? जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता को स्वीकार न करे, जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता, अंतरराष्ट्रीय विधि, जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता और अंतरराष्ट्रीय विधि को स्वीकार न करे। तो जरा सोच के देखिए, अफगानिस्तान किस कंडीशन में है? फेल्ड स्टेट। उत्तर कोरिया किस कंडीशन में है? रोग स्टेट। उत्तर कोरिया ने अपने भूभाग पर नियंत्रण प्रभावी बना रखा है। उत्तर कोरिया में अलगाववाद जैसी कोई बात नहीं है। उत्तर कोरिया में राज्य है, संप्रभुता है, राज्य शक्तिशाली है, कंट्रोल किए हुए, चाहे भले ही लात जूते ही मार मार कंट्रोल किए हो, कंट्रोल किए हुए। तो उत्तर कोरिया रोग स्टेट कहलाता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों का पालन नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को नहीं मानता, अंतर्राष्ट्रीय विधि को नहीं मानता। अब जरा सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, वहां एक अब्दुल कादिर खान स्पिनर भी थे, एक अब्दुल कादिर खान वैज्ञानिक थे, मैं वैज्ञानिक, अब्दुल कादिर खान बड़े अच्छे स्पिनर थे। और अब्दुल कादिर खान की कहानी ये थी कि सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत अब्दुल कादिर खान के खिलाफ शुरू की थी, और कई एक ओवर में 3 सिक्सर मारे थे। इतने अच्छे स्पिनर पर एक ओवर में 3 सिक्सर मार दिया। ये सचिन तेंदुलकर का डेब्यूट था, ये उनकी शुरुआत थी। वैसे ही पाकिस्तान इस कंडीशन में है, रोग स्टेट है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को मानता ही नहीं। कई बार तो लोग कहते हैं दुष्ट राज्य, दुनिया में कई दुष्ट राज्य हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को नहीं मानते। दुष्ट ही राज्य तो है। अब आप कहेंगे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, इसका एग्जाम्पल आपको बता दे। जैसे भारत के ऊपर कोई दुनिया का दूसरा जहाज जाएगा, तो भारत अपने एयर स्पेस का प्रयोग करने देगा या नहीं करने देगा? करने देगा। अब कल के लिए आपने सुना होगा, बेलारूस में एक बड़ी अप्रत्याशित घटना हुई थी। बेलारूस के ऊपर कोई जहाज जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जहाज था। अगर भारत के ऊपर से कोई जहाज जा रहा है, अब बस एटीसी पर से परमिशन मांग लेगा कि भाई वो जहाज आ रहा है भूटान से और जाएगा फ्रांस की ओर, तो भारतीय एयर अथॉरिटी कभी उस जहाज को मना नहीं कर सकती। वो कह देगी ठीक है, बता दिए आपका एयरक्राफ्ट क्या है, कहाँ आप जा रहे हो, सारी जानकारी लेके एविएशन उसको परमिशन दे देगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम चाहें, हमारे भूभाग में दुनिया कोई जहाज है, हम चाहें जबरदस्ती उसको यहां उतरवा सकते हैं। बात ध्यान सुनने की है। जबरदस्ती कैसे उतरवा लेंगे? सीधे फाइटर जेट भेजेंगे। भाई जब 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 एयरक्राफ्ट हमारे इस एयर स्पेस पे यूज कर रहा है, तो उसका सारा सिग्नल वो हमारे यूज कर रहा है, तो हम जब चाहेंगे उसको धमकी देके नीचे उतरवा सकते हैं। बेलारूस ने ऐसा किया था। बेलारूस ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय जहाज को जबरदस्ती नीचे उतरवा लिया? बेलारूस में तानाशाही है। नॉर्थ कोरिया के एयर स्पेस का कोई देश यूज ही नहीं करता। और अभी कुछ दिनों पहले जब से पश्चिम एशिया में तनाव था, पश्चिम एशिया के ऊपर उड़ने वाले सारे जहाज रास्ता भटक जा रहे थे, क्योंकि नीचे से उनके सिग्नल को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता था। जहाजों का रास्ता भटक जाने का मतलब है दुर्घटना को आमंत्रित करना। नीचे से ऐसे, और कहा जाता था इसमें ईरान का काफी शामिल था। ईरान, बस जो भी उसमें ईरान, हिजबुल्लाह, लेबनान कौन शामिल था, लोग आरोप ईरान पे ज्यादा लगाते थे कि पूरे
एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई, मोहल्ला कुछ तो बना के रखेंगे, सड़क पे आने जाने को रोकेंगे या कम से कम सड़क पे लोगों को आने जाने देंगे। अब ये थोड़ा कि आपके गांव, आपके घर के बगल की सड़क है तो रोज ही बस रुकवा के देखे भाई कौन कौन बस में आ रहे, उतर उतर, हमारे गांव की बगल से बस जा रही है, ये कोई ठीक बात है ये? तो ऐसा अगर कोई व्यवहार करने की क्या कहलाएगा, रोग? तो पाकिस्तान किस श्रेणी में बढ़ रहा है? कंडीशन खराब है। लेकिन दूसरी बात आपको याद दिला दे, जब भी कभी ये सवाल आ जाए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर स्पेसिफिक आ जाए तो लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, चाइना को फायदा क्या होगा? चाइना को कोई फायदा होगा तभी तो बन रहा है। पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? अब ये लिखने के तरीके हैं। ये मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसी चीज आती है तो चाइना को फायदा क्या होगा, 5 पॉइंट। पाकिस्तान को फायदा क्या होगा, 5 पॉइंट। भारत को फायदा की, भारत को आपत्ति क्या है, 5। ऐसे लिखा जाता है भाई। 2 लाइन आपने बता दिया, चाइना पाकिस्तान का व्यापक मामला है। और तो सवाल है कि चाइना क्या फायदा होगा, पाकिस्तान क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा? तो आप लिखना चाहे लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? अगले पैराग्राफ से, चीन पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से चीन को निम्नलिखित लाभ है। चीन को निम्नलिखित लाभ है। पहला, चीन के सिंकियांग चीन के सिंकियांग प्रांत को सीधे पाकिस्तान के माध्यम से चीन के सिंकियांग प्रांत को सीधे पाकिस्तान के माध्यम से ग्वादर से जोड़ा जाएगा। ग्वादर पोर्ट का नाम है, ग्वादर पत्तन से जोड़ा जाएगा। जिससे चीन का सीधे हिंद महासागर में प्रवेश होगा। जिससे चीन का सीधे हिंद महासागर में प्रवेश होगा। जो भू राजनीतिक रूप में, जियोपॉलिटिकल, जो भू राजनीतिक रूप में अत्यधिक उपयोगी है। जो भू राजनीतिक रूप में, जियोपॉलिटिकल रूप में अत्यधिक उपयोगी है। दूसरा पॉइंट, सिंकियांग के लिए, दूसरा पॉइंट है सिंकियांग के लिए ऊर्जा आपूर्ति हेतु सिंकियांग के लिए ऊर्जा आपूर्ति हेतु चीन हिंद महासागर पर निर्भर नहीं रहेगा।
सिंकियांग के लिए ऊर्जा आपूर्ति हेतु चीन हिंद महासागर पर निर्भर नहीं रहेगा। अभी मैप में आपको दिखा देंगे। चाइना को चाइना भी वेस्ट एशिया से बहुत सारे तेल गैस लेता है, और अफ्रीका अफ्रीका से चाइना का तेल आएगा तब भी हिंद महासागर से आएगा, वेस्ट एशिया से आएगा तभी से हिंद महासागर जाएगा, और हिंद महासागर हमारा मोहल्ला है। चाइना जब हिंद महासागर में जाएगा तो मलक्का संधि से होते हुए जाना पड़ेगा, और मलक्का संधि खोपचा है जहां कभी भी इंडिया उसको दबो सकता है। इसलिए चाइना, अगर आप वैसे चाइना को देखेंगे तो चाइना की सीधी, अगर इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को देख लें, चाइना का एक तरीका है, चाइना इस तरीके से अपने तेल को हिंद महासागर से होकर सिंकियांग पे ला रहा है। यहां पे भाई वेस्ट एशिया अफ्रीका से चाइना का तेल आएगा, ये इंडिया को पीछे करते हुए हिंद महासागर से होते हुए, और यहां पर मलक्का संधि से गुजरते हुए फिर दक्षिण चीन सागर, और ये होगा शंघाई। उसके बाद उसे स्वाभाविक रूप में अपना सामान सड़क के रास्ते कहां लाना पड़ेगा? सिंकियांग। ये है सिंकियांग। तो आप जानते हैं मलक्का संधि उसके लिए अपने आप में दुविधा है, मलक्का संधि अपने आप में समस्या है। इतनी दूर को घूम के पहुंचे या सीधे पहुंच जाए, और सिंकियांग उसका पिछड़ा राज्य है। इसलिए चाइनीज 50 साल तक सोचते हैं। चाइनीज की दूरदृष्टि इतनी जबरदस्त है। फॉरेन पॉलिसी को दुनिया में निर्माण करना है, दो ही लोगों सीखिए, या तो अमेरिका से चाइना से। और चाइना तो बड़े श्रूड तरीके से काम करता है, बड़े लॉन्ग टर्म पॉलिसीज काम करेगा। तो चाइना क्या कर रहा है अब? सीधे क्या कर रहा है अब? यहां उसने ग्वादर बना दिया, हिंद महासागर में सीधे एंट्री कहां कर ले रहा है? सिंकियांग। ये है सीपैक, और आप जानते हैं नाम ही है भाई, नाम ही सीपैक से दिखता है। जहां भी आजकल दुनिया ग्लोबलाइजेशन की है तो लोग देते हैं आर्थिक गलियारा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे हम कहते हैं ना, मुंबई इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब आर्थिक गलियारे की बात आएगी तो क्या होगा? हाईवे बनेगा, उद्योग लगेंगे, गैस पाइपलाइन जाएगी, रेल जाएगा, तो पूरा मल्टीपल योजना होती है। तो जब कोई आर्थिक गलियारा बनता है उदारीकरण के जमाने में, और उदारीकरण के ज़माने में यही चाइना तो कहता है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। यही चाइना की रोड बेल्ट पॉलिसी है, चीन में अलग से भी देखते हैं। यही चाइना का समुद्री सिल्क रूट का मार्ग है, और चाइना इस बात को आगे इसलिए ले जा रहा है कि पूरी दुनिया में इसके माध्यम से वो सुप्रीमेसी बना लेगा। तो चाइना केवल इकोनॉमिक वजहों से सीपैक का निर्माण कर रहा है, इसका सामरिक महत्व भी है। इकोनॉमिक महत्व ज्यादा है, सामरिक दोनों कौन है? हकीकत की बात यह है, एक बात चाइना है, चाइना जो प्रोजेक्ट बना रहा है, कहने को तो $60 बिलियन का निवेश होगा, लेकिन चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर सक्सेसफुल तब होगा जब इस पूरे क्षेत्र पे निवेश आए। और पाकिस्तान में जो मारामारी आप देख रहे हैं, उसमें क्या पाकिस्तान में निवेश कोई संभावना है क्या? पाकिस्तान में निवेश तो हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान में जो अस्थिरता बनी हुई है, कुल मिलाकर निवेश करने वाला चाइना है। और जब निवेश करने वाला चाइना है तो लोग कहते हैं भाई आर्थिक गलियारा, आर्थिक तो रहा नहीं, कुल मिला के जो है वो गलियारा ही है, आर्थिक और कुछ नहीं है। अरे भाई आज की डेट में जो भी हमने कहा, जो इसके पास भी थोड़ा पैसा है वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान में बस केवल जितने अधिकारी हैं उन सबके घर यूएई में है। अगर वो आज की डेट में सेना से रिटायर्ड हुए सीधा पाकिस्तान से भाग जाते हैं। तो पाकिस्तान से कुल मिला के छोटे मोटे लोग बचे हुए हैं, बिजनेसमैन है नहीं कोई। और अब इस कंडीशन में लोग कहते हैं भाई इसका सामरिक महत्व क्या है? यूके से आ रहा है। सीपैक को ऐसे मत देखिए, अब जब ऊपर ये गलियारा जाता है सीधा पंजाब और दिल्ली के पास से निकल रहा है। सीपैक की जो दूरी है दिल्ली के साथ लगभग 300-400 किलोमीटर के आसपास आ रही है। मतलब हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया, 500 किलोमीटर मान लीजिए, मैक्सिमम 500। यानी ये सीपैक है चाइना पाकिस्तान की सेनाओं की
साझी लामबंदी है। इससे सीधे चाइना की सेना हिमालय से नीचे उतरेगी और कहाँ चली आएगी? दिल्ली के दिल तक। और दिल्ली के दिल का नाम क्या है? दिल्ली। भारत के दिल तक, भारत के दिल का नाम क्या है? यानी अब जरा सोच के देखिए, ये सीपैक है या चीन के द्वारा दिल्ली तक आने का सीधा प्रवेश मार्ग है। और आप याद रखिए, अगर आपने राजधानी जीत ली तो बाकी हिंदुस्तान तो 2 मिनट में कब्जे में आ जाएगा आपके। ये कंसर्न है। आप कहेंगे सर देख क्या इकोनॉमिक्स की बात कभी कभी किया करो, वही पॉलिटिक्स, वही मिलिट्री, वही आप इतने संदेही क्यों होते जा रहे हो? आप सवाल ही करोगे। आपको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं होता, चीन पर भरोसा नहीं आप लोगों को। कमाल की बात है। मेरे युवा बच्चे ऐसा सोचेंगे, अरे मेरे बच्चे ये कहते चीन सी पैक बना रहा है, अरे यहीं से हम भी चलेंगे। तो जिंगाला करते हुए उधर से कहाँ पहुंचेंगे? स्वात घाटी। अरे स्वात घाटी जाके देखो, वो पाकिस्तान कश्मीर है। स्वात घाटी से चलेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से लाहौर घूमे टहलेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सीधा रसिया। कमाल की बात है यार। चाइना सड़क बना रहा है, अब सड़क में भी आपको समस्या दिख रही है। वो कैसे संदेही हो गए आप लोग यार। अब इस कमाल की बात है। अरे अपने पार्टनर पर कुछ तो विश्वास करो। आपका पार्टनर खिड़की से देख रहा है, कर किसी को झांक रहा है, वो हवा ले रहा है। अब कोई बालकनी में बैठा हुआ है, तो किसी से निशाना मिला रहा है, अरे भाई बालकनी, अरे वो धूप ले रहा है भाई। मेरे बच्चों, ऐसे अविश्वासी होकर जीवन जियोगे या कहीं कहीं थोड़ा विश्वास भी करना सीखोगे? और वही वही भारत चाइना, भारत पाकिस्तान के बीच में लैग कर रहा है। विश्वास ही नहीं बन पा रहा है। हर बात पे संदेह, हर बात पे हमें लगता है कि संदेह संदेह हो जाएगा। अरे 1962 गया, 1971 गया, ये दुनिया बदल गई है मेरे बच्चों। कई लोग तो आज भी भरोसा करने तैयार नहीं होते कि वंस अपॉन टाइम 62। अरे 62 का न चाइना रहा, न 62 का इंडिया रहा। अब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ लोग पुराने धोखे को भूलने को तैयार ही नहीं है। बताओ, लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? हाँ, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ग्वादर पत्तन। ग्वादर पत्तन एक सैनिक पत्तन है। ग्वादर पत्तन एक सैनिक पत्तन है, जिससे ग्वादर पत्तन एक सैनिक पत्तन जिससे चीन की हिंद महासागर में नौसैनिक क्षमता बढ़ेगी। जिससे चीन की हिंद महासागर में नौसैनिक क्षमता बढ़ेगी और चीन विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की, चीन विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की, चीन विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी दीर्घकालिक योजना चीन विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी दीर्घकालिक योजना के अत्यधिक निकट आ चुका है। स्थापित करने की दीर्घकालिक योजना के अत्यधिक निकट आ चुका है। अगला हेडिंग, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? अगला हेडिंग है,
इससे पाकिस्तान को क्या लाभ होगा? अब पाकिस्तान क्या लाभ होगा? मरता क्या न करता, कैसे लिख लीजिए, पाकिस्तान को लाभ। पॉइंट नंबर 1, फिलहाल पाकिस्तान के समक्ष आर्थिक संकट बरकरार है। फिलहाल पाकिस्तान के समक्ष आर्थिक संकट बरकरार है और पहली बार आर्थिक संकट बरकरार है और पहली बार पाकिस्तान के नागरिकों और सेना के बीच संघर्ष हो रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान के नागरिकों और सेना के बीच संघर्ष हो रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पर आतंकी हमले हो रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पर आतंकी हमले हो रहे हैं। अगला पॉइंट, चीन के अलावा अन्य देश पाकिस्तान में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। चीन के अलावा अन्य देश पाकिस्तान में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान इस परियोजना के माध्यम से कराची पत्तन के विकल्प का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान इस परियोजना के माध्यम से कराची पत्तन के विकल्प का निर्माण कर रहा है तथा पाकिस्तान के सबसे पिछड़े क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े क्षेत्र बलूचिस्तान के विकास की भी रणनीति अपनाई गई है। पाकिस्तान के सबसे पिछड़े क्षेत्र बलूचिस्तान के विकास की भी रणनीति अपनाई गई है। तो देखिए, पाकिस्तान को यह फायदा है, बलूचिस्तान से होके जा रहा है तो बलूचिस्तान सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां बड़ी अनरेस्ट है वहां विकास हो जाएगा। और देखिए, यही पाकिस्तान करंट कंडीशन है, तो पाकिस्तान में बिल्कुल गृहयुद्ध जैसी कंडीशन बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा में उधर लड़ाई हो रही है, पीओ की कंडीशन पाकिस्तान के संविधान में स्पष्ट नहीं है, सरकार अस्थायी है, आर्थिक समस्या बनी हुई है,
ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही आर्थिक संकट है। और आप याद रखिएगा, पाकिस्तान का कोई संकट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको प्रभावित करेगा। अगर मान लीजिए कल के लिए पाकिस्तान में हाहाकार मचती है, तो बड़े सारे लोग भारत तरफ आ सकते हैं। पाकिस्तान में अगर परमाणु बम किसी ऐसे संस्था के हाथ में चला गया, तो परमाणु बम का हमला हो जाए, वो दुर्घटना ही हो जाए, वही पर्याप्त है हमारे लिए। अगर कभी परमाणु बम की दुर्घटना हो जाए, तो उससे भी तो स्वाभाविक रूप में वही इंपैक्ट होगा, तो भी भारत प्रभावित होगा। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो अब इसके लिए डूबते के लिए तिनके का सहारा है, लेकिन ये उसके लिए गले की हड्डी बन गई है। अब अगर ये चीन का ये प्रोजेक्ट ना आए, तो उसके लिए और निवेश कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शर्त अपने आप में बड़ी कठोर है। इसी जीवन में कई बार ऐसा होता है, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बीच बीच का समझौता करना पड़ता है, परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलते हैं। इसलिए बड़ी जरूरी ये बात सीखने की है कि कई बार हमें विकल्प नहीं रहता है, हमें कंपल्सन रहता है। तो कंपल्सन रहेगा तो एक ना एक ऑप्शन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी क्यों है ये? अगला पॉइंट लिख लीजिए। यद्यप यद्यप बलूची यद्यप बलूची ग्वादर पत्तन का विरोध कर रहे हैं, बलूची ग्वादर पत्तन का विरोध कर रहे हैं, और उनके अनुसार इससे स्थानीय मछुआरों के अधिकार प्रभावित होंगे। इससे स्थानीय मछुआरों के अधिकार प्रभावित होंगे, तथा रोजगार में बलूचियों को कोई लाभ नहीं होगा। तथा रोजगार में बलूचियों को कोई लाभ नहीं होगा। रोजगार में बलूचियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट। दूसरा, अगला, पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए पश्चिम एशिया से ऊर्जा का आयात भी आसान होगा। पाकिस्तान के लिए पश्चिम एशिया से ऊर्जा का आयात भी आसान होगा, और हिंद महासागर में उसकी सैनिक शक्ति में भी वृद्धि होगी। हिंद महासागर में उसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि होगी। हिंद महासागर में उसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि होगी। अब समस्या, भारत के लिए चुनौती क्या है? अगला हेडिंग है, भारत के लिए चुनौती। पहला पॉइंट, चीन पाकिस्तान
चीन पाकिस्तान अगर ऐसे देखा जाए तो सी पैक कहां से निकल रहा है? यहां से। यहां से होके कहां पे जा रहा है? ये रास्ता है। तो इसमें पाकिस्तान के बीचों बीच फिर कहां से जा रहा है? पीओके। ये पीओके है। तो आप याद रखिएगा, सीधे चाइना चाइना की मुलाकात किससे हो रही है? पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सेना सीधे मूव कर सकती है, और पाकिस्तानी सेना सीधे मूव करे तो आप देख लीजिए फिर पूरे भारत का मैदान। तो कहा भी जाता है, देखिए चाइना कितने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अपना रहा है। यूनान प्रांत को उसने क्या कर रखा है, इधर जो यूनान प्रोविंस है, यूनान को सीधा उसने जोड़ रखा है म्यांमार से। यूनान को जोड़ दिया है म्यांमार से। दोनों तरफ से हिंद महासागर में एंट्री ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए सुरक्षा की चुनौती तो ज्यादा है ही है। इसलिए भारत चीन के बीच हिमालय बड़ी दीवार नहीं रही। हिमालय बाकायदा आपके बिल्कुल सर पे है, और इंडियन ओशन में जैसे पहुंचेगा फिर तो, अब कई बार ऐसा होता है इंडियन ओशन में चीन की परमाणु पनडुब्बी भी तैर रही है, हमारी पनडुब्बी भी नीचे नीचे तैर रही है, और आपस में टकरा गई तो आप देख लीजिए भाई। कई बार तो टकराहट, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, गोवा में हमारी जो पनडुब्बी थी डीजल वाली, परमाणु नहीं, वो मछुआरों से टकरा गई। अब पता नहीं कैसे ऐसी दुर्घटना हो गई, जबकि उसमें सोनार टेक्नोलॉजी वगैरह सब रहती है कि आसपास कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, सबकी जानकारी होनी चाहिए। यानी पनडुब्बी पनडुब्बी का फायदा क्या है? मिसाइल अंदर अंदर से ही धड़ाक मार देगी, बाहर से दिखेगा ही नहीं, अंदर अंदर से काम हो जाएगा। तो गड़बड़ है कि नहीं मामला ये? इस वजह से चाइना का देखिए, सामरिक हिसाब से देखें तो बड़ा चैलेंजिंग है। चाइना की एंट्री हो रही है, तो अब जरा सोच के देखिए ये चाइना है या सीधे भारत पाकिस्तान की सेना आपस में मिल रही है? ये सी पैक नहीं है। तो चाइना, अब इसी बात को अगर आर्थिक रूप में देखिए तो नज़ारा अलग होगा। और आर्थिक रूप में किस काम का? पाकिस्तान हमें कहीं पारगमन रास्ता देता ही नहीं। जब पाकिस्तान हमें आने जाने का रास्ता दे ही नहीं रहा है, तो हम ये बात कैसे उम्मीद करें सी पैक का प्रयोग हम करेंगे? वो नहीं हो पाएगा। इससे भारत के लिए चिंता ज्यादा है। क्यों? पहला पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, चीन चीन पाकिस्तान भारत के विरुद्ध, चीन पाकिस्तान भारत के विरुद्ध भारत के विरुद्ध एक हो जाते हैं। चीन पाकिस्तान भारत के विरुद्ध एक हो जाते हैं, और फिलहाल सी पैक के माध्यम से चीनी सेनाओं को सी पैक के माध्यम से चीनी सेनाओं को सीधे सीधे भारत के मैदानों तक आने का रास्ता मिल जाएगा। सीधे भारत के मैदानों तक आने का रास्ता मिल जाएगा। सी पैक की आर्थिक सफलता पहले से ही संदिग्ध है। सी पैक की आर्थिक सफलता पहले से ही संदिग्ध है। सी पैक की आर्थिक सफलता पहले से संदिग्ध है, इसलिए इसका महत्व ही सामरिक है।
सी पैक की आर्थिक सफलता पहले से ही संदिग्ध है, इसलिए इसका महत्व ही सामरिक है। अगला पॉइंट, यह चीन पाकिस्तान का एक गठजोड़ है। यह चीन पाकिस्तान का गठजोड़ है जिससे यह चीन पाकिस्तान का गठजोड़ है जिससे दोनों मिलकर पीओके पर भारत के दावे को कमजोर कर रहे हैं। दोनों मिलकर भारत के दावे को कमजोर कर रहे हैं। इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता का भी, ये इसी चला दीजिए, इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता का भी उल्लंघन हो रहा है। इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता का भी उल्लंघन हो रहा है। तो भारत को चिंता होना स्वाभाविक है। हिंद महासागर से लेकर सुरक्षा तक, भाई कुल मिला के चाइना भारत के विवादास्पद क्षेत्र से जा रहा है, और वो भारत के लिए विवादास्पद नहीं है। विवादास्पद किसके लिए है? चाइना और पाकिस्तान के लिए। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, भारत कश्मीर को अपना अभिन्न भाग मानता है। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न भाग मानता है, जबकि चीन पाकिस्तान के इस दावे का समर्थन करता है। जबकि चीन पाकिस्तान के इस दावे का समर्थन करता है कि कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र है। कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र है। निष्कर्ष, पाकिस्तान भारत के लिए ब्रदर एनिमी है, दुश्मन भाई। अब दुश्मन भाई लिख तो अच्छा है, ब्रदर एनिमी अंडरलाइन। पाकिस्तान भारत के लिए दुश्मन भाई है और भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से संदेश दिया गया है कि पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते।
पाकिस्तान इतना ही है। कोई सवाल है आपका? नहीं देखो, बलूचिस्तान तो उसका विवाद का क्षेत्र है, मेन तो उसका टारगेट बलूचिस्तान का विकास भी करना है। नहीं समझ पा रहे क्या कह? हाँ कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, कराची आने से स्वाभाविक तौर पर वो सीधा सिंकियांग जुड़ता है, इस बात में डाउट है, उसको सिंकियांग लेना था। और दूसरी बात, अगर वो कराची से आता स्वाभाविक रूप में भारत के उतना निकट नहीं आ पाता जितना वो अभी आ रहा है। ये रूट अभी भारत के ज्यादा निकट है कंपैरिजन के कराची वाले से, भारत ज्यादा निकट है इसे। आगे बढ़े, हाँ बताइए। नहीं, बोल दो, तेजी से बोलो, तेजी से बोलो। हाँ बिल्कुल, वो तो क्लियर है, अपने सैनिकों को भेजता भी है, ये भी एक समस्या है। पीओके में पाक चीन के सैनिक आ जाना, इसका मतलब क्या है? अब वो सी पैक की रक्षा के लिए है, भारत पर हमले के लिए कौन तय करेगा? ये प्रॉब्लम है। एकदम कठिनाई होगी, एकदम कठिनाई होगी, यही पर सवाल था। बैठ जाए, देखिए हमने पहले बता रखा है पीओके सुरक्षा के लिए कौन से सैनिक तैयार थे। भाई अब सवाल है कि बलूचिस्तान में रोज हमला हो रहा है, तो बलूचिस्तान में बाकायदा इसकी सुरक्षा के लिए लगाया किसको गया है? चाइना के सैनिक आ रहे हैं, तो चाइना के सैनिक रोड की सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, भारत पर हमले के लिए? ये कौन तय करेगा? इसलिए आप याद रखिएगा, आईआर में हम विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं भाई हम बंदूक खरीद रहे हैं, अब बंदूक खरीद रहे हैं तो हमले के लिए, सुरक्षा के लिए है, ये अपने आप में विवाद का विषय हो जाता है, पहली बात। दूसरा, अब भारत चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में कभी हमला हुआ, चीन अपने आप थर्ड पार्टी रहेगा। भाई चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप हमला करेंगे, चीन थर्ड पार्टी रहेगा, इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में इस किस्म के सीधे वार होंगे, आप याद रखिए इसकी संभावना बहुत कम है। रसिया और यूक्रेन का देख लीजिए, अभी दोनों, इतना रसिया इतना बड़ा देश यूक्रेन के साथ जाके उलझ गया है। आने वाले समय में ये वार के तरीके नहीं होंगे। कैसा होगा? अब मणिपुर में कोई हंगामा पैदा कर देगा, सबके पास परमाणु बम है, चाइना के पास भी, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो आने वाले समय में खतरा कैसा होगा? साइबर सिक्योरिटी खतरा कैसा होगा? इंफॉर्मेशन वॉर खतरा कैसा होगा? इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, सीधे लड़ाइयां होगी, इसके चांसेस थोड़े कम है। लेकिन अगर अमेरिका और चीन जैसे राज्य आपस में कॉम्पीट कर गए तब तो फुल फ्लेज वॉर हो सकता है, अदरवाइज बाकी जगहों में सीधे लड़ाई के चांसेस दुनिया में कम होंगे, आने वाले समय में दिखता है। तो अब यही बात है कि भाई उसका ऑप्शन क्या है? अब आप कहेंगे इसलिए भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कर सकता है? अब सीधे जाके हम पीओके छीन लें, पहली बात अभी समस्या है। एक याद रखिएगा, पीओके पे हमारा दावा इसलिए नहीं कि हम जाके पीओके छीन लेंगे, बल्कि पाकिस्तान इधर दावा न करे, नंबर एक। ये हम दो तरीके हैं, या तो हम मान लें कि पीओके पाकिस्तान का है, अब पीओके पाकिस्तान का है, दावा किधर करेगा? इधर। ये डिप्लोमेसी होती है। हम पीओके पर दावा करके पाकिस्तान को डिफेंसिव करना चाहते हैं कि नहीं वो इधर दावा ना करे, अपने ही बचाने की बात करे, तो मामला ये है। लेकिन पीओके के लिए कल हम वार कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, इसकी संभावना न के बराबर है, आप याद रखिएगा। क्योंकि हमारी पॉलिसी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। हम बड़े देश हैं, और बड़े देश होने के नाते ठीक है, पाकिस्तान सेंट्रिक, पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, तो इस वजह से हमने बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपना रखी। फिर आप कहेंगे हम क्या कर रहे हैं, तो हम भी क्या पोर्ट बना रहे हैं? चाबार, चाबार बना रहे हैं,
और अब हम बार बार इस बात को उल्लेख करेंगे, इंडियन ओशन में अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं, परमाणु बम है ही है, एयर तमाम तरीके का, अमेरिका से लेके क्वाड से लेके चाबहार, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, कनेक्टिविटी पड़ोसी में, तमाम ऑप्शन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम ऑप्शन है। अगला हेडिंग, भारत अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान, एक याद रखिए, अब अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जियो पॉलिटिकल कंडीशन देखें, अफगानिस्तान क्या है, लैंड लॉक। अफगानिस्तान क्या है, भूमि आबद्ध। तो भूमि आबद्ध देश की समस्या है, जैसे नेपाल भारत पर निर्भर है आने जाने के लिए, जैसे भारत पर निर्भर है भूटान, तो भूटान है, नेपाल है, या लैंड लॉक है, सेंट्रल एशिया लैंड लॉक है, अफगानिस्तान लैंड लॉक है। इसलिए जिसने भी लैंड लॉक नेशन की बात की है, आपने देखा हुआ लैंड लॉक राज्य आज तक कभी महाशक्ति नहीं बन पाए। अब ये जियो पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस है भाई, समुद्र के पास नहीं रहेंगे तो मछली मिलेगी नहीं, पहला खरीदनी पड़ेगी। जो मछली मुफ्त मिल सकती है वो क्या करनी पड़ेगी आपको, लैंडलॉक राज्य का कोई एसईजेड नहीं होता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एसईजेड एक तरीके से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड नहीं हो पाएगा। लैंडलॉक नेशन के पास समुद्र नहीं है, ना 12 नॉटिकल माइल मिलेगा, ना 200 नॉटिकल माइल मिलेगा, और इतने बड़े देश आप है नहीं कि जाके गहरे समुद्र मछली पकड़ेंगे। इसलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लैंडलॉक देश नाव कहां चलाएंगे। अच्छा, लैंडलॉक अपनी नेवी कहां रखेगा, या कल्पना करके देखिए, लैंडलॉक होने का कितना दुष्परिणाम है। अगर कोई देश लैंडलॉक हो गया, यही तो प्रयास कर रहे हैं पुतिन, यही प्रयास कर रहे हैं यूक्रेन के बारे में, कि यूक्रेन को बिल्कुल हम लैंडलॉक के रूप में चेंज कर दें। यूक्रेन का कोई संपर्क बाल्टिक सागर के साथ, ब्लैक सागर के साथ रहे ही नहीं, ऐसा रसिया करना चाहता है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी विडंबना ये है, अफगानिस्तान अगर लैंड लॉक है तो उसको बाहर आने का दो ही रास्ता है, या तो ईरान के थ्रू समुद्र है, या पाकिस्तान के थ्रू आना ज्यादा अच्छा है। और यहां पड़ोसी की इंपॉर्टेंस आप देखिए, हमारे लिए दिल्ली से काबुल पहुंचना सीधा है, दिल्ली से हम काबुल सीधे पहुंच सकते हैं, लेकिन सीधे नहीं पहुंचने दे रहा है कौन, पाकिस्तान मना कर रहा है। अन्यथा हमारा काबुल से कभी कोई झगड़ा ही नहीं रहा, सेंट्रल एशिया के देश हमसे कोई झगड़ा नहीं रहा। अफगानिस्तान का ना हमारा पहले झगड़ा था ना आज झगड़ा था। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बड़े पुराने हैं, उतने पुराने जितने पुराने फिल्म जंजीर के। जंजीर मूवी आपने देखी है, नहीं देखी, देखने की कोई जरूरत नहीं है। 73 में जंजीर फिल्म से अमिताभ बच्चन ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया है, और बड़ी हिट फिल्म है। और जंजीर में जो कौन सा कैरेक्टर है जो अफगानी है, नहीं देखने की आवश्यकता है, जब देखिए नहीं है तो जिसने देखा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। जो इसका मतलब है अफगानी कैरेक्टर में उस समय अभिनेता थे प्राण। और जंजीर फिल्म की बात, और जब एक इसके साथ इस इंटरेस्टिंग स्टोरी और जुड़ती है, जंजीर फिल्म की शूटिंग जब अमिताभ बच्चन करने गए थे अफगानिस्तान, उस समय भारत सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को स्पेशल मैसेज दिया था। इंदिरा गांधी ने कहा था मेरा ये दूसरा बेटा है, ये इसकी पूरी ध्यान रखा जाए। ये मैसेज इंडिया के पीएम से अफगान पीएम की तरफ था, तो आप समझ सकते हैं संबंध कितने अच्छे थे।
और हमारी फिल्में अफगानिस्तान तक दिखी जाती थी। याद रखिएगा, हमारे देखिए रेडिकलाइजेशन के साथ पहले हमारे यहाँ शादी विवाह, पर इंडिया की मैरिज में आज भी, इंडिया के मैरिज में किसी भी समुदाय के मैरिज आप याद रखिएगा, धूम धड़ाका, शादी विवाह डांस, धूम धड़ाके से होता है, मतलब उसमें। लेकिन और ये हर जगह होता था, क्योंकि हमारी फिल्मों का प्रभाव इतना जाया। जब कौन सी फिल्म आई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके पहले की फिल्म थी जूता चुराने का पूरा परंपरा टेलीविजन फिल्म द्वारा तय किया गया। हमारे हम आपके हैं कौन, अरे मेरे ओ भाई, अब नहीं, इसमें वो ध्यान नहीं दे रहे हो पहले जो बात काम की है। अब सोचो, इंडियन फिल्मों का इतना ज्यादा वैचारिक प्रभाव पाकिस्तान अफगानिस्तान पर गया कि हर जगह जूता चुराने वाली ये रस्म आ गई, जबकि विवाह से जूता चुराने कोई सीधा संबंध था ही नहीं। ये फिल्म की बात है। और अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारी फिल्म देखता था पाकिस्तान, हमारी फिल्में देखते थे अफगानिस्तान तक लोग। हमारी फिल्म में तो लोगों ने रसियां देखा। अभी आप देखेंगे कि गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें राज कपूर की जन्मशती मनाई जा रही है। पूरे सेंट एलिशिया चले जाइए, पूरे सेंट एलिशिया जाके देखिए, बाकू में जहां भी कॉप 29 हुआ है, कॉप 29 का परिणाम क्या आया, कॉप 29 में हुआ क्या, 5 पॉइंट में आप बताइए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, व्हाट अ वंडरफुल आंसर। मेरे दोस्तों, यही करंट अफेयर है। कॉप 29 बड़ी घटना है। ये कॉप 29 कोई सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ी घटना है। तो ऐसी बड़ी घटनाओं पर आपकी नजर होनी चाहिए बाकायदा। और कहाँ चुनाव हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ दंगे हो गए, ये आपके करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं है। ये सब घटनाएं तो बहुत बड़ी होती है। IR के स्टूडेंट होंगे थे, पाकिस्तान में हंगामा चल रहा है तो आपकी नजर रहेगी, कहाँ सरकार बदल रही है। इसका मतलब है, ये बात मैंने क्यों शुरू की, ये बात आप सुन के दंग रह जाएंगे कि अफगानिस्तान के लोग भारत की फिल्में, हिंदी फिल्में देखते थे। इसका सीधा मतलब था हिंदी वो समझते हैं। उर्दू हिंदी ये तो बहने बहने ही तो है। तो पाकिस्तान के लोग भी हिंदी समझते हैं, अफगानिस्तान के लोग भी हिंदी समझते हैं। मैं भारत अफगानिस्तान के संबंधों को बहुत दूर तक नहीं, आप कुछ कहेंगे तक्षशिला, गांधार, वहां तक भी हमारे संबंध थे। और कहा जाता महाराजा रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार वहां तक कर रखा था। लेकिन वो सब पुरानी बातें हो गई, क्योंकि उन सब मैं जंजीर से फिल्म की शुरुआत इसलिए कही, कई लोग ये समझते हैं अखंड भारत बने। अरे जो है वो बचा लो पहले, अखंड भारत बने बिला वजह पॉलिटिक्स। गड़े हुए मुर्दों को, मेरे बच्चों देखो, गड़े हुए मुर्दों को खोजना, इतिहास के आधार पर वर्तमान को जस्टिफाई करना, फिर दुनिया में समस्याएं होंगी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम देखिए, पाकिस्तान के कोलाहल को देखें तो ये मैसेज ले लें कि भारत में ऐसा कोलाहल ना ने दे। इसे जाति धर्म की पॉलिटिक्स भारत के लिए ठीक थोड़ी है। अरे विकास की बात करिए, सबके आगे बढ़ने की बात करिए। और इसीलिए देखो, अफगानिस्तान साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध थे। लैंड लॉक देश होने का दूसरा समस्या, पहला समस्या तो बता दिया, डिपेंडेंसी। इसे अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर रहेगी, आज हो, कल हो, परसों हो, सरकारों के बदलने से मामला कभी नहीं बदलेगा, पहली बात। दूसरा जियो पॉलिटिक्स ये है, मैप में पाकिस्तान बड़ा दिख रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब आप देखिए, अब पाकिस्तान चूंकि भारत से बराबरी करता है तो समझ सकते हैं, जो भारत से बराबरी करेगा वो अफगानिस्तान को समझेगा नहीं। पाकिस्तान आज भी, कल भी, परसों भी अफगानिस्तान को नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में प्राण बसता है। आप कहेंगे ऐसा क्या मसला है, ऐसी मोहब्बत का कारण? ये मोहब्बत नहीं है, ये आधिपत्य है। कई बार किसी घर में जाने का मतलब उसकी जमीन कब्जा भी करना हो सकता है। और भावनात्मक आदमी क्या सोच रहा है, तो मोहब्बत करने आया है ना, ना कुछ और ही मामला है। मेरे बच्चों, पॉलिटिक्स में याद रखो, इसीलिए कोई अगर आपके साथ बड़ी मोहब्बत दिखा रहा है, आप कहोगे सर आप तो सारे संबंधों खराब करवा दोगे। मैं खराब नहीं करवा रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे इस कहने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उम्र ऐसी है आपकी।
मेरी बात को समझने के लिए अभी आपको 10 साल और रहना पड़ेगा, तब मेरी बात समझेंगे, उस समय कोई फायदा नहीं होगा। संबंध बनाने वाली बात मैं कर रहा हूं, विषय की बात नहीं कर रहा हूं। आप सोचोगे मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं 10 साल बाद समझ में आएगा आपको? नहीं नहीं, बाकी केवल मेरी बात पढ़ाई तक मानिए, बाकी तो आप फ्री है। अब ये टीचर की बिला वजह कायत होती, कुछ कुछ अपना प्रवचन देता रहता है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो दूसरी बात, लैंडलॉक होने की दूसरी समस्या, अब जरा सोच के देखिए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ इतना याराना कोई कारण, इतनी मोहब्बत क्यों? तो आप इसी बात से शुरुआत करिए, लिख लीजिए, बताने के बजाय आप लिख लीजिए। और ये फैक्ट अब बताओ, ये कल भी था, आज भी है, परसों भी, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, अब आप कहोगे सर कल पाकिस्तान 2 टुकड़े में बढ़ जाए, तब तो मामला अलग हो जाएगा, तब तो कंडीशन बदल जाएगी। अब ये सही में करंट अफेयर हो जाएगा, अगर पाकिस्तान ही भड़बड़ा कर गिर गया तब तो करंट अफेयर होगा। कल पाकिस्तान का कहीं परमाणु संयंत्र लीक कर गया, तब तो करंट अफेयर हो ही जाएगा। भारत अभी भी 24/7 बिजली देने के लिए प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो पाया। और आप जानते हैं, जब भारत विकास के मार्ग में है तो पाकिस्तान में विकास होगा, कल्पना नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की क्या कंडीशन होगी, वो सोचना ही बेकार है। अफगानिस्तान की आर्थिक कंडीशन कैसी है? चौथी दुनिया का देश है। ये कैसा देश है? रवांडा, बुरुंडी, ये कंडीशन है। यकीन मानिए, अफगानिस्तान की आर्थिक हालत इतने खराब है। आर्थिक हालत क्यों खराब है? ये भी जियो पॉलिटिक्स है। अरे मेरे बच्चों, देखो इंडिया कंडीशन, मैं फिर कहता हूं बार बार, आप इतने बेहतर जोग्राफिकल कंडीशन में हैं। कोविड हो गया, हमारा किसान आराम से बैठ के हुक्का पी रहा है। उनका दादा क्या हो रहा है, उनका देश की इकोनॉमी से मतलब नहीं, हमारी फसल हो जाएगी। और न फसल होगी तो आम, अमरूद, गन्ना, चना, ये सब है, ये सिंघाड़ा है, ये सिंघाड़ा, कंदा, पता नहीं क्या क्या सब है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, हमारा जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, हमें गेहूं, चावल, दुनिया की कोई ऐसी फसल नहीं है जो हमारे यहाँ ना हो। कटहल से लेकर सेब, अनार, ऑरेंज, सब कुछ हमारे यहाँ होता है। अब जरा सोच के देखो, अफगानिस्तान पठारी क्षेत्र है। अफगानिस्तान का मतलब है वाइट डेजर्ट। अफगानिस्तान पठारी है, न वहां गेहूं होगा न वहां चावल होगा। इसलिए अफगानिस्तान के ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर आप देख लीजिए, उसे स्वाभाविक रूप में गेहूं चावल के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। अरे तेल के लिए डिपेंडेंट हो तो तेल तो कोरोना में जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी। पश्चिम एशिया आप देख रहे हैं, जो जो आर्थिक समृद्धि का केंद्र है, ये क्या है? वेस्ट एशिया। यहां अगर तेल, गैस और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, ऊंट भी रहना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ खाने पीने कुछ मिल नहीं सकता आपको। अरे मछली तो मिल जाएगी, इनकी अच्छी कंडीशन मछली मिल जाएगी, चावल तो चाहिए, रोटी तो चाहिए मछली के लिए। अफगानिस्तान में वो भी नहीं है। इसका मतलब है उद्योग लगने का सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान उन बहादुर राज्यों में है जो 79 से लड़ रहा है आज तक। और कई बार तो मैं इतिहास को पीछे जाके मैं देखता हूं। सर से मैंने पूछा, ये चंगेज खान कहां से आया था? और ये अभी चंगेज खान छोड़ और कौन कौन अफगानिस्तान से आया था? पुरानी लड़ाइयां मैं नहीं कह रहा हूं, पुरानी लड़ाइयां तो छोड़ दीजिए। आधुनिक जमाने में अफगानिस्तान 79 से लड़ रहा है, आज तक लड़ ही रहा है। ये लड़ रहा है या उसको लड़ाया गया? लड़ाया गया। तो जो लड़ रहा है उसके पास अर्थव्यवस्था बेकार। और आप याद रखिएगा, एक आम अफगानी पाकिस्तान के बारे में कैसा सोचता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। मैं पर्सनल एग्जाम्पल बताऊं, आईआर पढ़ना एक बात है, उसकी प्रैक्टिस करना अलग बात है। तो मैं एक बार गया था अपोलो हॉस्पिटल में, कभी अपोलो में चले जाइए, इधर फोर्टिस में, वहां पे अफगानिस्तानी, अफ्रीकी, पश्चिम एशिया के तमाम लोग आपको दिख जाएंगे। तो मुझे कोई अफगानी मिल गया, अब मैं उससे बातचीत करना चाहता था, मुझे आईआर याद आ गया। मैंने कहा जब उससे जरा पूछूं क्या हाल कंडीशन है अफगानिस्तान के।
मैं बात करना चाहता था, हिंदी अच्छे से समझता था, लेकिन वो बात करने से मना कर रहा था। वही विदेश में आया हुआ तो डर रहता है सिक्योरिटी, कौन आदमी है, क्यों बात कर रहा है। तो उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं बहुत बात मत करिए। मैं सोचता था यार ऐसी बातचीत नहीं करते हो। तो एक एक आदमी ने बात करने से मना कर दिया। फिर मैं दूसरे के पास बैठा, मैंने कहा आप दिल्ली से आए हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ, आप भी दिल्ली से आए हैं? तो दिल्ली से नहीं, मैं हूँ, मैं अफगानिस्तान से। मैंने कहा ये कहाँ है? रिसर्च करने की टेक्नोलॉजी बताइए थी, पहली अपनी आइडेंटिटी आप खत्म करिए। आप बिल्कुल मत बताइए मैं कौन हूँ, नहीं तो सही जवाब नहीं देगा वो। जब हम लोगों को रिसर्च कराया जाता था, कहीं सर्वे कराया जाता था वोटिंग को लेकर, यूनिवर्सिटी वगैरह में सब काम होते थे, तो पहले आपको बताया था अपनी आइडेंटिटी। आप अदरवाइज आपके दिमाग में बायसनेस है तब तो फिर आप कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे। और आपने बता दिया कि मैं यहाँ का हूँ, मैं टीचर हूँ, तब तो जो बताना है वो भी नहीं बताएगा। तो मैंने कहा अच्छा आप अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये कहाँ है? कहा अरे पाकिस्तान के बहुत पीछे है। मैंने कहा कितना किलोमीटर? कहा लगभग यहाँ से 600 किलोमीटर। हमने कहा पाकिस्तान कितनी दूर है? उसका 38 किलोमीटर। मैंने कहा यार पाकिस्तान नहीं गया फिर आपके लिए, आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं? उनका नहीं है पाकिस्तान में। उनका पाकिस्तान शैतान है। हो सकता है उसने, मतलब सच में आप बता रहा हूँ, हो सकता है उसने बात झूठ बोली हो सकता है शायद इंडियन होने के नाते उसने ये कह दिया हो पाकिस्तान शैतान है। आम अफगानी पाकिस्तान के बारे में यही सोचता है, क्योंकि अफगानिस्तान की बर्बादी में एक राज्य जो जिम्मेदार है, ये मैं, अब मेरे दोस्तों देख रहे पाकिस्तान ने कैसा कोलाहल मचा है, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, इंडिया के पीछे भी लगा हुआ है। नहीं, अरे कमाल की बात, खुद तो होगा ही होगा। जो इतने लोगों के लिए गड्ढे खोद रहा है उसके तो गड्ढा खुदेगा खुदेगा। अरे भाई खुद बर्बाद हो यार, लपेट हमें भी रहा है ना उसमें। पाकिस्तान ऐसा है। मैं वो होली के समय जा रहा था, कहीं पे जा रहा था, तो एक आदमी तक पीओ का खंभा पकड़े हुए था, ऐसा पकड़ खड़ा था। उन्होंने कहा मैं कहाँ हूं? उनका बहुत सही जगह हो, तुम वहीं रहो। ऐसा। अब जबकि वो कोशिश कर रहा था कि जो वो उस खंबे को छोड़ता था गिर जाता था, कोशिश ही कर रहा था किसी को पकड़ ले। अब किसी को पकड़ लेंगे उसको पहुंचाएगा। पाकिस्तान ऐसा ही है, अगल बगल वाले को ही पकड़ने का प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान तो मर गया। तो सवाल यह है कि फिर वही मुद्दा आ गया, अफगानिस्तान की इस बर्बादी में पाकिस्तान का क्या रोल रहा? पाकिस्तान क्यों ऐसा चाहता है? यही भू राजनीति है, लिखने का मुद्दा है। पहला हेडिंग यही लिखिए। इतिहास पर हम बाद में आएंगे, यही शुरू करिए। पहला हेडिंग है पाकिस्तान पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हित, पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हित, इंटरेस्ट। पहला, अब यहां कुछ आंकड़े आपको बता दें जिससे बात बन जाएगी। पाकिस्तान की जनसंख्या 20 करोड़, अफगानिस्तान की संख्या लगभग 3 करोड़। पाकिस्तान के पास परमाणु बम, अफगानिस्तान के पास घोड़ा और बंदर बम। गड़बड़ है मुझसे मामला, कंपेरिजन नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हर मामले में मजबूत कंडीशन में है। भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान भारत से पीछे हो सकता है, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी यूपी से छोटी है, बस इससे ज्यादा बताने की बात नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, तो अफगानिस्तान में कुछ नहीं है तो पाकिस्तान उससे अच्छी कंडीशन में है। क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर सदैव अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर सदैव अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, क्योंकि
क्योंकि अफगानिस्तान बार बार क्योंकि अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की क्योंकि पाकिस्तान बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की स्थित डूरंड रेखा को पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की डूरंड डूरंड जो फुटबॉल का डूरंड रेखा को पुनः खींचने की मांग करता है। डूरंड रेखा को पुनः खींचने की मांग करता है। अतः अफगानिस्तान पाकिस्तान के भूभाग पर अपना दावा व्यक्त करता है। अतः अफगानिस्तान पाकिस्तान के भूभाग पर अपना दावा व्यक्त करता है। अभी डूरंड रेखा क्या है? ये कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। और जरा सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन पे दावा करता तो ये मामला अलग होता। यहां कौन कर रहा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से पूछा गया, भाई ये बताओ, ये रेखा डूरंड रेखा कहाँ होनी चाहिए जो अंग्रेजों ने खींची थी? उनका यहां होनी, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। आधा पाकिस्तान तो गया। इसलिए आपने सुना होगा, जब पाकिस्तान अभी बाउंड्री, अभी इसे पाकिस्तान बड़ी होशियारी कर रहा है, पाकिस्तान पूरा फेंसिंग बनाया जा रहा है, पूरा वो सीमा बंदी किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में अफगानिस्तान इस सीमा रेखा के फिर से निर्धारण की बात न कर दे। आपको ये भी याद दिला दें, अफगानिस्तान जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गया था, तब अफगानिस्तान एक पहला राज्य था जिसने पाकिस्तान के राज्य की सदस्यता के रूप का विरोध किया था। अफगानिस्तान ने कहा था पाकिस्तान को यूएन की मेंबरशिप न दी जाए। तो पाकिस्तान ने कहा, "अरे भाई, तुम पड़ोसियों के विरोध कर रहे हो?" अफगानिस्तान ने कहा, "बिल्कुल विरोध करूंगा, तुम राज्य हो ही नहीं।" अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अफगानिस्तान से पूछा गया, ऐसा क्यों भाई कह रहे हो? कह रहे, पहले जिसकी सीमा नहीं वो राज्य कैसे होगा? पाकिस्तान ने कहा, बेकार की बात मत करो, डूरंड रेखा क्या है? अफगानिस्तान ने कहा, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं थी। अब जरा सोच के देखो। और जैसे जैसे अफगानिस्तान रेखा फिर से खींचने की बात करेगा, इस पे भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? हमने कहा, जल्दी खींचो यार, दुश्मन का दुश्मन। ये जियोपॉलिटिक्स सही है। अब सवाल ये है, इसका मतलब एक कंडीशन हो सकती है, जो हमारी जमीन पे दावा कर रहा है उसको हम बर्बाद कर दे, या अपना पिछलग्गू बना ले। दोनों तरीके पाकिस्तान ने अपनाए। कैसे? अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान का प्रयोग पाकिस्तान अफगानिस्तान का प्रयोग स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट के रूप में करता है। ये फ्रेज है, इसलिए इसके दो नागरिक लिपि में ऐसे लिख लीजिए।
पाकिस्तान अफगानिस्तान का प्रयोग स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में करता है। अच्छा, खास बात है, किसी बच्चे के पास तमंचा वमंचा है? वो मगर इतनी ज्यादा आवाज आई, सबके पास है? कहां से हो यार तुम लोग का सबके पास रहता है? अच्छा ये बताओ, असली है नकली? नकली किसके पास है? इसलिए अच्छा, अच्छा दो बात ध्यान रखने की है। जो विपेंस है उसको कहीं छुपा के कहीं, मैंने कई बार देखा, मैंने कई बार एक गांव में क्या देखा, तमंचा जो था या तो छप्पर ऊपर कहीं खोस खास कर रखता था, या तो जमीन में जाकर गाड़ देता था, क्योंकि अबे तमंचा है तो कोई पकड़ न ले। इस वो ऐसे ही पाकिस्तान क्या करता है, जैसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब सीधा होता है सामरिक बैकयार्ड के रूप में प्रयोग करना। जैसे होता है ना घर में कुछ ऐसा डंपिंग, जो बड़े होशियार लोग होते हैं, घर का जो कूड़ेदान होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु रखते हैं। इसलिए मैंने कई बिजनेसमैन को देखा हुआ है, यात्रा कर रहे हैं, एक चमचमाता बैग है उसमें कुछ नहीं है, जो बिल्कुल सड़ेला सा बैग है। चोर का ध्यान पहले कहां जाएगा? अगर किसी किसी यात्रा करते समय कोई बैग लेकर आप ऐसे उसको छोड़, इतनी महंगी चीज लेकर ऐसे छोड़ दीजिए उसको, कोई आप किसी बैग को ऐसे पकड़े रहिए, इसी में सारा मामला है। कई कई लोग इतने भावनात्मक हो जाते हैं, बैग को ऐसे दबा के रखते हैं, अरे ठीक है तो ऐसे, और बस उसका कलर वलर ठीक ठाक नहीं होना चाहिए, जिसपे उसका ध्यान ही किसी का नहीं जाएगा। यही याद रखिए, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान क्या है? कूड़ा घर है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ को समझने का बहुत सिंपल तरीका है, कूड़ा घर है, बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब पिछवाड़े वाला घर है, जो देखो वहीं पे कूड़ा। और पाकिस्तान ने कैसे प्रयोग किया, अब ध्यान से देखने की बात है। अफगानिस्तान क्यों जरूरी है, जरा सोच के देखिए। अफगानिस्तान की इस पूंछ का नाम है बाखन गलियारा। बाखन कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान की पूंछ है, और ये पूंछ मिलती किससे है? पीओके से। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कई बार बच्चे जोश में आ जाते हैं तो वो, अच्छा, पूंछ इधर मिली हुई है। अब आप जरा सोच के देखिए, अगर आज की दुनिया में कोई देश आतंकवाद बढ़ाएगा, हथियार रखेगा, तो वो ब्लैक लिस्ट में आएगा, एफएटीएफ पे कंट्रोल होगा उसका। इसका मतलब है आज की डेट में पाकिस्तान पर भी इतना दबाव है कि वो सीधे अपने देश में किसी आतंकवादियों को नहीं प्रशिक्षित कर सकता। तो उसके लिए आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए उसका सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है? अफगानिस्तान। और उस समय जब पीओके के साथ सीधा कैसा गलियारा मिल रहा है, माखन। और ये बात पहले मैं बता चुका हूं, 1988 में जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा, तो सारे जो सोवियत संघ के हथियार थे, या जो अमेरिका ने वेपन्स दिए थे पाकिस्तानी जिहादियों को, वो सारे वेपन्स कहाँ चले आए? कश्मीर। इसका मतलब ये मान लीजिए, अगर जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, अगर पीओके हमारे पास होता तो हमें पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाने के लिए किसी तरीके से गलियारे की जरूरत नहीं थी, ट्रांजिट रूट नहीं चाहिए था। लेकिन इसीलिए किसी किसी जमीन की बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है? पीओके क्या है? मौके की जमीन है, और पीओके पर हमने नहीं, अदरवाइज वहीं पे नेहरू थोड़ा पावरफुल होते, पाकिस्तान को दौड़ा लेते, सेनाओं को आगे बढ़ा देते। नेहरू बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने सोचा भाई चिंटू है, छोटा भाई ये कह रहा है कश्मीर कश्मीर लेके चलो, 1/3 ही पार्ट ले गया, भाग। पाकिस्तान ने कहा चलो भाई, भागते भूत की लंगोटी से ही। याद रखो, भागते भूत की लंगोटी का मतलब क्या है? अगर कहीं शादी उदी की पार्टी में जाओ, सब कुछ खा लिया है, पापड़ चिप्स जो बचे वही खा लो। ये मत सोचो कि परफेक्ट खाना नहीं मिला मैं भूखे चलाऊंगा, घर में कुछ नहीं मिलेगा। घर में उल्टे डांट सुन गए लोग, बारात में गया था।
तो वहां, अरे मेरे बच्चों, जहां कुछ नहीं मिल रहा है वहां थोड़ा सा भी मिल जाए, वही सही है। तुम, पाकिस्तान क्या करता है? अफगानिस्तान में जमीन का प्रयोग करता है, अफगानिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, और वो आतंकवादी किसके लिए काम करते हैं? भारत के खिलाफ। इसी को मतलब स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अफगानिस्तान का प्रयोग करके उसने रूसी सेनाओं को बेहाल कर दिया, अफगानिस्तान का प्रयोग कर कश्मीर में आतंकवाद पैदा कर दिया। इसी का अब शब्दों में हेर फेर होता है, बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अब आईआर के और कई बार मेंस एग्जाम में ऐसा होता है, कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि एग्जामिनर आपको लगेगा कि यार कि प्रोफेसर शब्दों से खेलता है, तो वो सामान्य बात में बात नहीं करता, वो बड़ी टेक्निकल कहीं कहीं लैंग्वेज यूज कर देता है। और मामला इतना भी है, मान लीजिए कल के लिए भारत पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, तो पाकिस्तान तो अपनी पूरी सेना अफगानिस्तान में भी खिसका सकता है, और उसके बाद फिर वापस करके इंडिया पे अटैक कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान उसका पपेट रहे, अफगानिस्तान पपेट रहेगा, बैकयार्ड रहेगा, अपने हिसाब से अफगानिस्तान का प्रयोग वो करता रहता है। इसी क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक डेफ्थ। डेफ का मतलब है, बस सीधी सी बात है, इसलिए हमने कहा अब उसका सीधा अनुवाद आप करेंगे तो मायने नहीं होगा, सामरिक गहराई। इसलिए हम कई बार सीधा अनुवाद नहीं करते। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का प्रयोग करके अफगानिस्तान का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अफगानिस्तान का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और अगला पॉइंट। पाकिस्तान समूचे इस्लामी विश्व के पाकिस्तान समूचे इस्लामी विश्व के नेतृत्व का भी दावा करता है। और अफगानिस्तान भी एक इस्लामी राज्य है। अफगानिस्तान भी एक इस्लामी राज्य है। इसी आधार पर अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली बनाए रखने की रणनीति अपनाता है। अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली बनाए रखने की रणनीति अपनाता है। अपनी कठपुतली बनाए रखने की रणनीति अपनाता है। अगला पॉइंट। अब देखिए, इस जियो पॉलिटिक्स को वर्तमान से हम जोड़ देंगे कैसे? अगला पॉइंट लिख लीजिए। वर्तमान तालिबान सरकार वर्तमान तालिबान सरकार वर्तमान तालिबान सरकार पर भी पाकिस्तान अपना प्रभुत्व बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है।
भारत को तालिबानी सरकार से वैचारिक समस्या हो सकती है। भारत को तालिबानी सरकार से वैचारिक समस्या हो सकती है, लेकिन वैचारिक समस्या हो सकती है, लेकिन मूल समस्या पाकिस्तान से ही है। लेकिन मूल समस्या पाकिस्तान से ही है। अच्छा, ये बात बड़ी ध्यान सुनने की है। देखिए, तालिबान तालिबान का मतलब है इस्लामी छात्र। अब कहीं पे धर्म के आधार पे शासन चलता है तो भारत के लिए चैलेंज तो आता है कि भाई हम सेकुलर गवर्नमेंट है। तो आप याद रखिए, अगर अफगानिस्तान में कोई घटना हो रही है, पाकिस्तान में घटना हो रही है, बांग्लादेश में, तो ये हमारे यहाँ भी कट्टरपंथियों को हवा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे सबसे अच्छी बात होती है कि भारत के आसपास सारे उदारवादी, लोकतांत्रिक और सेकुलर देश होते, तो आप याद रखिए यहाँ कट्टरपंथियों को हवा देना लगभग नामुमकिन था। तो हमारे यहाँ भी जो हर धर्म के, और कट्टरपंथी एक धर्म नहीं होते, हर धर्म ही उभर रहे हैं। इसी वैचारिक समस्या तो हमारे लिए है। अन्यथा अब बताइए, अफगानिस्तान से न हमारा कोई सीमा विवाद है, अफगानिस्तान न इतना शक्तिशाली है कि हमें कोई चुनौती दे सकता है। अफगानिस्तान से हमारा झगड़ा क्या हो जाएगा भाई? जरा सोच के देखिए तो। भाई, या तो कोई हमारी सीमा पर कब्जा कर रहा है तब झगड़े होंगे, या तो इतना पावरफुल एक समुद्र में चला रहा है तब झगड़े होंगे। न तो अफगानिस्तान चाइना है, न वो अमेरिका है, न वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से हमारा क्या झगड़ा होगा? कमाल की बात है। इसलिए अभी आप देखो, वर्तमान तालिबान सरकार का इंडिया विरोधी नहीं है, ये जब आइडियोलॉजिकली थ्रेट है हमारे लिए, वो हमेशा होता है। भाई, पूरे पूरे मोहल्ले में भांग पड़ी हुई है, तो अब कहां से अच्छा पानी पिएंगे? ये चैलेंज है। लेकिन जरा कभी सोच के देखिएगा, अफगानिस्तान से में क्या समस्या होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। समस्या अफगानिस्तान है, समस्या पाकिस्तान है। लेकिन एक ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है कल। बिल्कुल।